शहाबुद्दीन जेल से निकले तो बिहार की राजनीति में भूकंप आ गया। जेल से निकलते ही उनके बयानों ने आग में घी का काम किया। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। ये बयान अपने आप में बिहार की राजनीतिक भविष्यवाणी माना गया। लगा शहाबुद्दीन ने सवाल का जवाब नहीं दिया, नीतीश कुमार की कुंडली खोल दी। मधु कोड़ा को सिर्फ 2 सीट पर आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो उसको कौन सा चीफ मिनिस्टर कहेंगे? हमने भी यही कहा कि सिचुएशन ऐसा बनता गया, हालात ऐसे बनते गए कि चीफ मिनिस्टर बने। लोगों को लगा जुबान तो शहाबुद्दीन की है, पर मर्म लालू प्रसाद यादव का। लगा ये भी कि इस बयान की स्क्रिप्ट जेल से निकलने के पहले ही तैयार कर ली गई थी और शहाबुद्दीन की रिहाई नीतीश कुमार की विदाई के लिए करवाई गई है। कि अपने दल के भीतर में गठबंधन धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करने से वो कृपा करके रोकने का निश्चित रूप से भरोसा दिलाए और हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर से वो इस काम को करेंगे, क्योंकि गठबंधन राज धर्म के लिए हुआ है, देश धर्म के लिए। ये सब फजूला चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। कौन क्या करता नहीं करता ये फालतू बात है। हर आदमी को बयान से परहेज करना चाहिए। और शहाबुद्दीन ने कोई ऐसी बात नहीं की है, बोला लालू जी नेता है और तकलीफ नीतीश जी को भी नहीं होगा। ये सब बात का कोई बात नहीं है। लालू के पास 80 विधायक हैं और नीतीश के पास 71, पर नीतीश सीएम बने। गद्दी से दूरी को लेकर लालू की कसमसाहट शुरू से महसूस की जा रही है। अब जबकि नीतीश ने शहाबुद्दीन को फिर से अंदर भेजने का इंतजाम करने की कोशिश शुरू की है, माना जा रहा है कि यह सब बिहार में एक बड़े बदलाव की नींव है। शहाबुद्दीन की रिहाई के खिलाफ एनडीए भी ताल ठोक रहा है। राज्यपाल से मुलाकात हुई है। सरकार को दबाव पैदा करेंगे ताकि सरकार अविलंब सुप्रीम कोर्ट में जाए, उसके बेल को रद्द कराने के लिए टॉप लॉयर्स को हायर करके उसके बेल को रिजेक्ट कराए। वैसे बीजेपी और नीतीश पहले भी साथ सरकार चला चुके हैं। नीतीश कानून व्यवस्था के मुद्दे पर महिला वोटरों की पसंद बने। शहाबुद्दीन की रिहाई उसे चुनौती है, क्योंकि वो दावा करते आए हैं कि शहाबुद्दीन के खौफ को उनकी सरकार ने समेटा। अब मुक्त शहाबुद्दीन लालू की जीत और नीतीश की हार माना जा रहा है। ऐसे में नीतीश अपनी छवि और राजनीति के लिए कुछ तो करेंगे, क्योंकि उनकी सरकार की अदालती कमजोरी शहाबुद्दीन की मजबूती बनी है। लिहाजा धर्म संकट है कि क्या शहाबुद्दीन की रिहाई नीतीश की विदाई है। आपका स्वागत है धर्म संकट में। और आज के धर्म संकट का सवाल शहाबुद्दीन की रिहाई क्या नीतीश की विदाई है? शहाबुद्दीन आए क्या नीतीश को जाना होगा? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि शहाबुद्दीन जिस तरह के बयान दे रहा है वो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के लिए मुश्किल का सबब है। हैशटैग शहाबुद्दीन का संकट के साथ आप भी लगातार अपने ट्वीट्स हम तक भेजते रहिए। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जेडीयू से केसी त्यागी जी इस चर्चा में हैं, बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हैं, कुछ देर में आरजेडी से मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और यहाँ स्टूडियो में मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले केसी त्यागी जी, सीधा सवाल मेरा आपसे, शहाबुद्दीन की रिहाई क्या नीतीश कुमार की विदाई है? आपने तो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट कंक्लूजन निकाल लिया। शहाबुद्दीन जी की जो रिहाई है वो कानूनी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें श्री शहाबुद्दीन गिरफ्तार हुए थे और कन्विक्टेड हुए थे। उनके वक्तव्य को हम तरजीह नहीं देते और जो उन्होंने कहा है वो भी उनकी अस्पष्ट जानकारियां हैं। 74 के जयप्रकाश आंदोलन से लेकर के और अब तक उतनी उम्र नहीं है शहाबुद्दीन की जितने समय से वो राजनीति में बड़े पदों पर कार्य करते हैं और उनको पुरस्कृत किया जा चुका है बेस्ट चीफ मिनिस्टर के लिए। तो ही इज नॉट एक्सीडेंट, ही इज नॉट इंसिडेंट, ही इज एक्सीलेंट, नंबर 1। नंबर 2, उनकी रिहाई को लेकर के जो बवाल मचा है
वो हमसे नहीं, वो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। हमने तो स्पेशल कोर्ट बना करके 10 साल 12 साल पहले और ये सुनिश्चित किया था कि कोई भी अपराधी गवाही के अभाव में छूट ना जाए। केसी त्यागी इसलिए साहब, हमने तो फिर गवाह ये क्यों मुहैया कहा जा कराए, रहा है एसएचओ को आदेश कि दिए थे पूरे आपने बिहार में। मजबूत वकील नहीं खड़ा किया हाई कोर्ट में? 170 इसी वजह से जमानत मिली ना। जो 11 साल तक जेल में सजा काट रहा था शहाबुद्दीन, आज जेल के द्वार क्यों खुले, जमानत क्यों मिल गई? और 9 महीने तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, उसमें ढिलाई बरती गई। देखिए, ये हमारी नेहा जी कोई नीयत खराब नहीं रही है, कोई चूक कहीं रही है उसको हम करेक्ट करने का प्रयास करेंगे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और जिस मामले में उनको हुई है उसमें भी हम सीबीआई इंक्वायरी कह चुके हैं केंद्र सरकार से। आप केंद्र सरकार से भी पूछ लीजिए कि 16 मई को नीतीश जी ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए आप लिखा मान था, रहे हैं कि चूक आज तक सीबीआई ने ये शहाबुद्दीन के मामले में चूक हुई? त्यागी साहब, मैं तो कह रहा हूं अगर देखिए, स्थानीय अदालतों में एक मामले का मैं अपना बताता हूं कि एक मामले में मेरी रुचि है, उसमें 4 बार से पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं आ रहा है। मैं इसको किसके लिए दोष दे दूं? तो स्थानीय स्तर पर ऐसी घटना हुई है, लेकिन हम आपको एश्योर कराते हैं, हमारी बात का विश्वास कीजिए, हम पब्लिक लाइफ में हैं कि ऐसी कोई चूक अगर हुई है तो उस चूक को आगे नहीं हम होने देंगे। कानून अपना काम करेगा और इसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत विजय विद्रोही जी 55,000 आदमी हमने जेल में भेजे हैं, हमारा रिकॉर्ड आप जानते हैं। और अपराधियों के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में हमारी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे तो चंद्रकेश्वर प्रसाद साहब जो है ना, उनके आंसू नजर आ रहे हैं, और मेरे ख्याल में त्यागी जी आपको भी उनके आंसू दिखाई दे रहे होंगे। शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद जो जख्म उनका भर नहीं पाया था वो इतना गहरा हो गया है कि उसे देख करके किसी का भी मन आहत हो जाए। आपने कहा कि शहाबुद्दीन के बयान का हम लोग ज्यादा उसको तरजीह नहीं देते। मुझे ये बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई 3 नेताओं की तरफ से? गठबंधन का धर्म क्यों याद दिलाया गया अगर शहाबुद्दीन के बयान की राजनीतिक गलियारे में कोई अहमियत नहीं है तो? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई कि 3 पार्टियों ने गठबंधन बनाया, जिसके नायक थे श्री लालू प्रसाद जी, श्री नीतीश कुमार जी और कांग्रेस पार्टी के नेता। और श्री लालू प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की कि हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार सरकार अगर बनती है तो नीतीश कुमार जी होंगे। तब से लेकर के आज तक ना लालू जी ने, ना उनकी पार्टी के किसी और व्यक्ति ने, ना जेडीयू के किसी नेता ने या किसी व्यक्ति ने, ना कांग्रेस पार्टी के ने कभी एक दूसरे के बारे में ना चरित्रहनन किया, ना अलग प्रचार किया। रघुवंश बाबू के वक्तव्य आपत्तिजनक हैं, असुविधाजनक हैं, और उनकी जिस तरह की वरिष्ठता है उसको देखते हुए हमने भी लंबे समय तक उनके साथ काम किया है, वो हमारे लिए दुखदायी है। ठीक है, तो केसी हमारी त्यागी साहब, पार्टी के किसी भी नेता ने, कह रहे हैं गठबंधन का पालन होना चाहिए के बारे में। लालू यादव की पार्टी से मृत्युंजय तिवारी साहब आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, गठबंधन कर लिया आपने, लेकिन अपने साथी, अपने सहयोगी को, जिनके मुखिया के चेहरे के साथ आपने चुनाव लड़ा और महागठबंधन जीत कर आया, उन्हीं को आप लोग संकट में डाल रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई संकट में डालने का सवाल नहीं है। अगर आप किसी बयान को गलत व्याख्या करके उसका तिल का तार बना रहे हैं तो इसमें हम बना रहे हैं। लालू यादव क्या कह रहे हैं मृत्युंजय जी? आपने तो सुना होगा अपने मुखिया की बात। वो कह रहे हैं लालू को नेता कहा शहाबुद्दीन ने, इसका बुरा नीतीश को नहीं लगना चाहिए। वो ये क्यों भूल गए कि नीतीश को परिस्थितियों का सीएम कहा शहाबुद्दीन ने? तो क्या देखिए, पार्टी के नेता हमारे लालू प्रसाद जी हैं। हम शहाबुद्दीन जैसा अपराधी, मृत्युंजय जी जरा सुन लीजिए, शहाबुद्दीन जैसा अपराधी नीतीश कुमार को, जो कि इतना बड़ा मैंडेट लेकर आए हैं, उनको परिस्थितियों का सीएम कहेगा। मतलब यही बिहार की व्यवस्था हो गई है और आप लोग उसको डिफेंड करेंगे? इतने बुरे हालात हो गए। शहाबुद्दीन नहीं, राजनीति में अपराधीकरण सिर्फ आरजेडी नहीं कर रही है।
बीजेपी के अलायंस में आप जितने घुमा क्यों अपराधी रहे? छवि आप के शहाबुद्दीन नेता पर रहिए ना, हैं, आप जिसमें घुमाइए माननीय मत। प्रधानमंत्री मुझे ये जी ने बताइए कौन मंच सी शेयर मजबूरी किया। है या कौन नहीं, सा लालच शहाबुद्दीन है, पर- कौन नहीं, सा आपको लालच है शहाबुद्दीन- जिसके चलते एक आपको अपराधी के बयान शहाबुद्दीन को पर डिफेंड रहने करना के लिए पड़ रहा आप कर रहे है? हैं। एक तरफ आप- सीएम, दूसरी तरफ शहाबुद्दीन। आप शहाबुद्दीन नहीं, को चुन रहे हैं आप बिहार के शहाबुद्दीन सीएम के मुकाबले। आप शहाबुद्दीन पर रहिए, आप शहाबुद्दीन पर रहिए, इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, बीजेपी अलायंस में जो सूरज भान सिंह, रामा सिंह, सुनील पांडे जैसे अपराधी हैं, जिनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव में मंच शेयर किया था, इस पर तो इतना हाई तौबा नहीं प्रेम मचता। शुक्ला जी, राष्ट्रीय जनता दल आप को सुन रहे हैं मृत्युंजय और तिवारी बिहार क्या को कह रहे हैं? बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, इस साजिश में बीजेपी नाकाम होगी। बीजेपी कौन सी साजिश रच रही है शहाबुद्दीन के साथ मिलकर? मृत्युंजय जी क्या कह रहे हैं, इस पर प्रकाश जरा डालिए आप। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, तिवारी जी कुछ भी जो है वो अपनी तरफ से नहीं, हमने ये नहीं कहा कि शहाबुद्दीन से मूल मुद्दे की बात है कि जिन एक मिनट आदरणीय नीतीश कुमार को एक मिनट आदरणीय नीतीश कुमार सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार को सुशासन बाबू क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने शहाबुद्दीन जैसे तत्वों को जो राजद के कार्यकाल में लालू लैंड में खुले होकर घूम रहे थे, इन सारे छुट्टे अपराधियों को, जिनका भी त्यागी जी भी जिक्र कर रहे थे, 55,000 को फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर उनके खिलाफ दंड की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। आज एक अपराधी जेल से बाहर निकलता है, नीतीश कुमार जी को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहता है, लालू जी को अपना नेता कहता है। लालू जी की पार्टी आज जो है चमकाइयां धमकाइयां कर रही है और नीतीश जी मजबूर हैं। तो जो हनक थी नीतीश कुमार की, वो हनक तो जो है पूरी तरह से खनक गई है। उसमें अब कोई संभावना नहीं बचा है कि नीतीश कुमार जी, जो जिनको भ्रष्टाचार की सजा दिलाई थी नीतीश कुमार जी ने, वो लालू प्रसाद यादव उनके कंधे पर है। जिनको जेल भेजा था शहाबुद्दीन, वो उनको चुनौती दे रहे हैं। और आपकी मजबूरी है कि आप इस तरह की स्थिति के बावजूद सरकार में बैठे रहने के लिए मजबूर हैं। तो आदरणीय त्यागी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। त्यागी जी, नीतीश कुमार जी का जो है वो ब्रह्मचर्य भी गया और गधा भी गया वाली स्थिति आ खड़ी हुई है। अच्छा, एक बात बताइए प्रेम शुक्ला जी, अगर नीतीश लालू का साथ छोड़े, अगर परिस्थितियां ऐसी बने, तो बीजेपी फिर से हाथ पकड़ेगी नीतीश का? देखिए इस पे इफ और बट में कोई आंसर देने का मतलब नहीं। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का सम्मान करते थे तब तक नीतीश कुमार जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के सहयोगी थे, केंद्र में साथ में मंत्री थे, मुख्यमंत्री बनाया। उनको मुख्यमंत्री तब बनाया गया जब जदयू भाजपा से बड़ा विधायक दल लेने की स्थिति शुरू के दिनों में नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार जी की चलिए, प्रेम शुक्ला जी, मैं इस पर आगे आऊंगी कि बीजेपी को क्या फायदा होगा। लेकिन आज आरजेडी और जेडीयू की लड़ाई, इससे बीजेपी अपना क्या फायदा देख रही है? लेकिन एक सवाल है मेरा प्रेम शुक्ला जी, एक छोटा सा सवाल है। जिस पत्रकार की हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पे लग रहा है, वो मामला सीबीआई में अभी तक क्यों नहीं दिया गया है? विजय, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इसलिए मुझे सभी मेहमानों को रोकना पड़ेगा। ये दक्षिण भारत से एक बड़ी खबर आ रही है, बड़े पैमाने पर आगजनी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें, जिस तरह से ये जो पानी का विवाद है, ये पूरा गरमाया है। कर्नाटक और तमिलनाडु को लेकर ये जो कावेरी जल विवाद है, इसको लेकर आपको बता दें, बड़ी खबर ये आ रही है, हिंसक हो गए लोग। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से बेंगलुरु में हिंसा के बाद धारा 144 तक लगानी पड़ी और किस तरह से खुलेआम गाड़ियों को जलाया जा रहा है। कावेरी जल विवाद, जिसमें कोर्ट के फैसले के बाद भी मामला बिल्कुल सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उल्टा हालात और खराब हो गए हैं। कर्नाटक की तरफ से जो तमिलनाडु को पानी दिया गया है, उससे कर्नाटक में हालात बहुत खराब हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर आगजनी की तस्वीरें। प्रेम शुक्ला साहब, मैं सबसे पहले आपकी इस पर एक त्वरित प्रतिक्रिया चाहूंगी। विषय में बदल रही हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं ये काफी अहम मुद्दा है। प्रेम शुक्ला जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, जिस तरह से ये आगजनी कावेरी जल विवाद को लेकर हो रही है। नहीं, कांग्रेस की सरकार को वहां की कानून एवं व्यवस्था को कर्नाटक में ठीक करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उसका सम्मान करके तमिलनाडु को भी अधिकार मिलना चाहिए। और कर्नाटक की अगर कोई भावनाएं हैं तो उसको संविधान के दायरे में जो है अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण होना चाहिए। हिंसा और आगजनी जो है वो कावेरी जल विवाद का हल नहीं है। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री को अपनी जनता को समझाना आवश्यक है। हाँ। केसी त्यागी साहब, आपको बड़ा लंबा संसदीय अनुभव रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये इस तरह का जो विवाद है, इसमें तो कोर्ट की तरफ से भी
फैसला सुनाया गया है, बावजूद इसके ये थम नहीं रहा है। समस्या का समाधान क्या है सर? नेहा जी, ये देश का दुर्भाग्य है, एक देश होते हुए, एक भारत महान होते हुए, जो क्षेत्रीय भावनाएं, भाषा के सवाल पर, जल के सवाल पर, सीमा के सवाल पर जो हो रहा है, सब दुर्भाग्यपूर्ण है। पानी जो है समूचे देश की संपत्ति है, उसको राज्यों में बांट रहे हैं। सीमा सारे देश की इकट्ठी है, उसको बांट रहे हैं। ये इसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला चलता है। थोड़ा सा कावेरी का पानी चला गया अगर तमिलनाडु की तरफ, तो तमिलनाडु भी देश का हिस्सा है, बेंगलुरु भी देश का हिस्सा है। तो इस तरह की क्षेत्रीयता, संकीर्ण क्षेत्रीयता देश की एकता और अखंडता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इससे अधिक इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जहां तक प्रेम जी ने कहा है, इसके पीछे जरूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असंतोष भी सड़कों पे आया होगा, क्योंकि वहां भी चुनाव होने वाले हैं जल्दी। और ये कोई कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री की गलती नहीं है। जनता के असंतोष को पॉलिटिकल लोग जब दिशा देते हैं तब ऐसी आगजनी होती है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वो सरकार में होती तो कांग्रेस पार्टी के लोग ये काम करते। लेकिन नेहा जी, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेम शुक्ला जी, इस पर आप जवाब देना चाहेंगे? जनता के गुस्से को जब राजनीतिक रंग दिया जाता है तो वो इस तरह की आगजनी दिखती है। ये विवाद पुराना है। जब बीजेपी की सरकार थी कर्नाटक में, तब भी ये विवाद चल रहा था और तब भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, उनका उल्लंघन होता था। देखिए त्यागी जी, संवैधानिक व्यवस्था का नया विश्लेषण दे रहे हैं कि सरकार का कोई दायित्व नहीं है और विपक्ष ने हो सकता है आग लगाई हो। कानून एवं व्यवस्था का सुचारू संचालन ये राज्य का विषय है, उसमें विपक्ष को पूरा जो है उसको साथ देना चाहिए। असंतोष कोई प्रकटा है तो उसको असंतोष को दबाना, उसको जो है समन्वित करना, ये राज्य का ये भी दायित्व है। कृपा करके इस दायित्व से मुक्त होने के लिए और इस तरह की ओछी बात करके मुझे नहीं लगता है कर्नाटक और तमिलनाडु के जल संकट का हम कोई हल होगा। विजय, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले केसी त्यागी साहब, देखिए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कर्नाटक सरकार से ये कहा कि जब कोर्ट ने फैसला कर लिया केसी त्यागी साहब, तो लोग क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग नाराज हैं पानी देने को लेकर, तो लोग अपने आप में कानून नहीं बना सकते। तो आपको लग रहा है ये सरकार की बड़ी भूमिका होती है कि एक बार कोर्ट का फैसला आया तो अपने लोगों को समझाए और एक व्यवस्था खड़ी हो जहां पर फेल रही है कहीं ना कहीं सरकार? नेहा जी, पिछले लगभग 30, 35, 40 सालों से कर्नाटक का और महाराष्ट्र का बेलगांव को लेकर के विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति बनी हुई है, वो कर्नाटक का हिस्सा हो चुकी है। प्रेम शुक्ला जी पहले शिवसेना में थे, तब भी उसको मांग रहे थे, अब भाजपा में है, अब भी उसको मांग रहे हैं। तो मैं इसमें देश की एकता, अखंडता, यूनियन के हिसाब से इसको अप्रासंगिक भी मानता हूं और ये देश की एकता के लिए अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप कीजिए इम्प्लीमेंटेशन प्रेम जी, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन अपने अपने समर्थक लोगों को भी कहिए कि ये राष्ट्र की एकता के लिए अच्छा नहीं है। विजय, यहाँ सवाल ये है कि ये आगजनी की जो तस्वीरें भड़का रहे हैं, ये आपका की आशंका है, ये सत्य नहीं है। विजय, क्या हिंसा से ही होगा जल संकट का समाधान? ये आगजनी की ये तस्वीरें, सरकार है वहां पर, एक राजनीतिक दल है, उनकी सियासत है, ये इस तरह से आग के गोलों में बदलते हुए क्यों नजर आ रही है ये सड़कें? देखिए, कुल मिलाकर ये जो नदी जल बंटवारे वाली प्रॉब्लम है, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। सिर्फ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और या केरल और या तमिलनाडु की नहीं है, उत्तर भारत में भी कई राज्य हैं। आपने देखा होगा कि पंजाब के और हरियाणा के बीच में सतलुज यमुना लिंक को लेकर विवाद चलता रहा है और कोई भी सरकार है वो अपने हिसाब से इस पर फैसले लेती रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अपने हिसाब से अमल करती या नहीं करती रही है और विपक्षी दल इसका किसानों को आगे करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करता रहा है। और यही वजह है कि इस तरह के विवाद जब सड़कों पर हिंसक रूप में सामने आते हैं। एक इसका हल हो सकता है कि अगर पानी को समवर्ती सूची में डाल दिया जाए जिसमें केंद्र सरकार का भी दखल हो, तो शायद उसमें हम कहीं हल की तरफ जा सकते हैं।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस पैमाने पर आगजनी हुई है। बेंगलुरु में लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, गाड़ियों को फूंका गया है, धारा 144 लगानी पड़ी और ये सब कुछ तब हुआ है जब कावेरी जल विवाद को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया। लेकिन बावजूद इसके लोगों का इतना गुस्सा कि राजनीतिक पार्टियां वहां मौजूद हैं, इसके बावजूद ये स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही है। और इसमें भी तमिलनाडु की जो ट्रक है नंबर वाले, उनको खास तौर से आग लगाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने 25 बसों में आग लगाई है। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कावेरी जल विवाद अपने आप में बेहद हिंसक रूप लेता जा रहा है। बेंगलुरु में हिंसा के बाद धारा 144 लागू की गई है। किस तरह से बसों में, गाड़ियों में आग लगाई गई है, जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, लोग बेहद गुस्से में हैं। ये बहुत बड़ा धर्म संकट आने वाले दिनों में और उभर सकता है अगर इसी तरह से जो जन उन्माद है इस पर काबू नहीं पाया गया। क्या इसी तरह की हिंसा से आप जल संकट का समाधान निकालेंगे? वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, केसी त्यागी साहब, मृत्युंजय तिवारी और विजय विद्रोही, आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए।